हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि एसी का जो बिहेवियर है, अल्टरनेटिंग करंट का जो बिहेवियर है रेजिस्टेंस के साथ में क्या होता है, ये अपन ने बात कर ली। इसके बाद में अल्टरनेटिंग करंट का जो बिहेवियर है वो विथ कैपेसिटर कैसा होता है, ये अपन ने बात कर ली। और आज अपन बात कर रहे हैं कि इंडक्टर के साथ में अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर कैसा होगा, है ना, कितना रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा, इसके अलावा ये किस फेज में होंगे, ये सारी बातें अपन यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग का नाम रहेगा अपना आज प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट कि जिसमें ओनली क्या हो, इंडक्टर हो। अच्छा, इंडक्टर क्या होता है ये अपन ने पहले पढ़ रखा है EMI चैप्टर के अंदर, है ना, कि व्हाट इज द इंडक्टर। ओके, तो देखो यहाँ पर डायग्राम बनाए इसका अपन। तो ये एक मान लो कि इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस मान लो कितना L है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक सोर्स से। और ये सोर्स जो है आपका डीसी सोर्स नहीं है, ये एसी सोर्स है इस टाइप का, है ना। ये इसका सिंबल होता है सोर्स एसी का, ठीक है। और यहां पर ओके, और इसका जो वोल्टेज है वो E इक्वल टू बोल रखा है आपको E नोट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और आपको पता है कि ये वोल्टेज जो होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल होता है, वेरी करता है ना, साइन की फॉर्म में। ओके, अच्छा अब देखो, अभी अपन बात करेंगे कि मान लो कि इतना वोल्टेज मैंने इसको दिया, है ना, इंडक्टर को, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट कितना बनेगा और करंट कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो वो अपन ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए आप एक काम करो, आपको ये आना चाहिए कि जब सोर्स अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पर इस इंडक्टर के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना, कि इस इंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। जैसे आपको याद होगा कि यदि रेजिस्टेंस होता और करंट मान लो आई फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। V इक्वल टू आई इंटू आर। और यदि कैपेसिटर होता और उसमें यदि चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसका, कैपेसिटर का, वो कितना होता था। तो वो आपने पढ़ रखा है Q अपॉन सी होता है, Q अपॉन सी होता है। बेसिकली यहाँ पे तीन ही एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट रजिस्टर होता है, या कैपेसिटर होगा, या क्या होगा, इंडक्टर होगा। तो ये जो दो चीजें हैं इनसे आप पहले से फेमिलियर हो, ये आपने पढ़ रखा है। और ये भी आपने पढ़ रखा है EMI के अंदर कि यदि मान लो कि सर्किट में आपके पास में इंडक्टर हो और उस टाइम पर इसका मान लो कि जो इंडक्टेंस है मान लो L है, तो इसका जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होता है आपका V इक्वल टू माइनस ऑफ L इंटू डी आई अपॉन डी टी, माइनस ऑफ L इंटू डी आई अपॉन डी टी। और यहां आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये दोनों जो एलिमेंट है काफी इजी एलिमेंट है ना, इनको समझना आसान होता है, बट इसका जो बिहेवियर है कुछ अजीब सा होता है। देखो, क्योंकि ये जो है वो करंट को अपोज करता है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ना वो बता रहा है कि ये करंट को अपोज करता है, कि यदि करंट इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है तो उस टाइम पे ये वोल्टेज जो है उसको अपोज करेगी, मतलब कि नेगेटिव वोल्टेज ऐसे बनेगा। और यदि करंट आपका डिक्रीज हो रहा है तो वो उसको सपोर्ट करती है। तो माइनस जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट, है ना, कि ये इंडक्टर जो होता है वो आई को अपोज करता है, आई के बढ़ने या कम होने को अपोज करता है, ठीक है ना। तो तीन एलिमेंट है RCL। ये R आपने पहले पढ़ लिया आई थिंक, है ना, ये आपने C पढ़ लिया, और ये आज अपन पढ़ रहे हैं। तो आपको ओनली इसमें इतना आना चाहिए कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा माइनस ऑफ L डी आई अपॉन डी टी। यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये अपोज करता है करंट के चेंज होने को, करंट के चेंज होने को अपोज करता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप उतार लेना, आप इसको नोट कर लेना, यदि आपको आता है पहले से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वापस से आप, है ना, हेडिंग पे हो आप। यहां पर देखो, अब आपको ये निकालना है कि जब वोल्टेज इतना है तो इसमें करंट कितना होगा, है ना। वोल्टेज इतना यदि फ्लो कर रहा है, जो कि ये कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है, दैट इज अ वेरिएबल वोल्टेज, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट कितना होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए वी कैन गो थ्रू KVL, किरचॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। तो देखो आप, जैसे मान लो कि मैं स्टार्टिंग यहां से करूं और यहां से यहां आऊंगा, तो देखो सोर्स है, वोल्टेज सप्लाई करेगा, तो ये आएगा प्लस का E, प्लस का E। किसी टाइम पर मैं ऐसे घूम के आ रहा हूं, KVL लगा रहा हूं इसके ऊपर, लूप के ऊपर, तो KVL क्या होता है कि इन सब पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक सम होगा दैट विल बी 0। ये आपको आना चाहिए KVL, ठीक है ना। अच्छा, इसकी बात करूं मैं, तो यहां पर देखो, यहां आएगा माइनस ऑफ L डी आई अपॉन डी टी। मैंने आपको अभी कह दिया स्टार्टिंग में अभी कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल रिटर्न एज लाइक दिस। तो यहां से पहले मैं यहां मूव करा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E के बराबर है। ये इंस्टेंटेनियस EMF है, वोल्टेज है। और ये तो क्या होता है, मैक्सिमम या पीक वोल्टेज होता है।
बट मुझे तो किसी टाइम पे निकालना है, तो इतना आ गया। फिर उसके बाद में मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं, तो यहां से जब मैं यहां मूव करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना आएगा, वापस से मैं उसी पॉइंट पे आ गया। तो इन सब का जो एल्जेब्रिक सम है वो कितना होगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यहां से जो E इक्वल टू है ना, यहां से जो E इक्वल टू है वो आ गया एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, इसको मैं साइड लेके आ रहा हूं, तो E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। नाउ यू हैव टू फाइंड I, है ना। आपका जो मेन टारगेट है कि आपको I फाइंड करना है इसमें, कि I का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो उसके लिए आप एक काम करो, इसको आप लिखो कि डी आई इक्वल में कितना, E बाई एल इंटू डी टी। डी आई इक्वल में कितना, E बाई एल इंटू डी टी। और ये किसी टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो किसी टाइम पर जो E का वैल्यू है वो कितना होता है, E नोट साइन ओमेगा टी। तो यहां पे डी आई तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इस E का वैल्यू होगा E नोट साइन ओमेगा टी, ये E का वैल्यू आ गया, अपॉन में L भी है और इंटू में डी टी भी है। कुल मिला के मैंने यहां पर एक काम किया है कि जो भी टाइम की टर्म्स थी उनको मैं इस साइड ले आया हूं, और जो करंट की टर्म्स है उनको मैं इस साइड ले गया, लेफ्ट हैंड साइड में ना। अब देखो इसमें आप, ये तो डी आई है, अब डी आई से आपको I फाइंड करना है ना, डी आई से आपको I फाइंड करना है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि यू हैव टू गो थ्रू इंटीग्रेशन, क्योंकि यदि आपको I से डी आई निकालना होता देन वी विल डू डिफरेंशिएशन, और यदि आपको डी आई से I निकालना है तो वी विल डू इंटीग्रेशन। सो वी आर डूइंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहां पर भी और यहां पर भी, है ना। एक स्टेप में यहां पे ना स्किप कर रहा हूं, आप लिख लेना बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो यहां पर इसको अपन करेंगे इंटीग्रेट, दिस विल बी इक्वल टू I। इसमें देखो E नोट और L जो है कांस्टेंट है, भले कुछ भी टाइम चल रहा हो उस टाइम पर जो मैक्सिमम EMF है वो तो सेम रहेगा हर बार, हर साइकिल के अंदर। तो E नोट बाई L को मैंने बाहर निकाल लिया, जो भी कांस्टेंट होगा दैट कैन टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, और यहां अंदर रह जाएगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में, dt टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड I इक्वल टू यहां से आ जाएगा E नोट बाई L, ठीक है। और अब देखो कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। अब देखो इसमें यह आपको आना चाहिए, जैसे मान लो कि साइन के थीटा होता, साइन के एक्स होता, के एक्स, तो साइन के एक्स का होता है इंटीग्रेशन कितना, वो होता है माइनस का कोस के एक्स, और जो भी एक्स का मल्टीप्लायर है वो अपॉन में हो रहेगा, ऐसा। ये फॉर्मूला एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स होता है माइनस कोस के एक्स, एंड वॉट एवर जो भी इसके एक्स के कोफिशिएंट में है वो अपॉन में हो रहेगा। अब इन दोनों को आप कंपेयर करो और इसका आंसर आप यहां पे लिखो, तो यह आपका आ जाएगा कोस ओमेगा टी, और जो टी का कोफिशिएंट है ओमेगा वो आएगा अपॉन में, मतलब कि यहां लगा दो इसको, ठीक है। और नेगेटिव भी है ना, तो नेगेटिव को मैं आगे ले आया। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, है ना, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। मैं इस टर्म को यहां से ना स्किप कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में अब आपको एक काम करना पड़ेगा कि I इक्वल टू मेरे पास में आ गया E नोट बाई एल ओमेगा, और यहां पर है माइनस कोस ओमेगा टी। माइनस को मैं एक बार के लिए बाहर रखूं, यहां पर जहां पर है उसको मैं वहीं रख रहा हूं ना। और बात करूं कोस ओमेगा टी की, देखो मुझे यहां पर चेक करना है कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, कि वोल्टेज यदि इस फेज में चल रहा है तो उसी टाइम पर जो आपका करंट है वो किस फेज में आ रहा है। तो यदि आपको फेज को कंपेयर करना है तो उसके लिए दोनों चीजों के जो फंक्शन है, E और I के जो फंक्शन है वो सेम होने चाहिए। जैसे यहां पर साइन के टर्म्स में है और आपका एक कोस में आ गया, तो आपका मेन टारगेट यहां पे रहेगा कि इसको कैसे भी करके आप साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करो, साइन में इसको आप कन्वर्ट करो। उसी केस में अपन इनकी जो फेज है वो अपन कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कोस ओमेगा टी जो होता है ना, मैं यहां इसको लिख दूंगा अभी ना, वो आएगा आपका साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि जैसे आपको पता होगा कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो मैं देखो इसको ये लिख पाऊंगा आराम से, और इसको अपन ये कर सकते हैं। तो देखो मैंने कोस को ये लिखा है ना, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। अभी भी ये कंपेरेटेबल नहीं हुए, तो इनको कंपेरेटेबल करने के लिए इस माइनस को भी आपको इस एंगल के अंदर लेके आना पड़ेगा। अब इसको अंदर लेके आने के लिए
ये आपको आना चाहिए कि साइन माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स के बराबर, कि यदि एंगल में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव जो होता है साइन वाले फंक्शन में वो बाहर भी आ सकता है। ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए, है ना। इनके बिना वी कांट मूव, वी कांट प्रोसीड। तो अब देखो कि माइनस साइन एक्स को मैं लिख पाऊंगा साइन इंटू में नेगेटिव ऑफ एंगल। अब देखो यहां पर है माइनस साइन एक्स, कंप्लीट इसको आप एक्स मान लो एक बार के लिए, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, साइन नेगेटिव का एंगल। तो इसके आगे अपन कर रहे हैं आई इक्वल टू ई नोट बाई एल ओमेगा, और ये हो जाएगा साइन, माइनस जब यहां पर आएगा तो ओमेगा टी आगे आ जाएगा और माइनस पाई बाई 2 पीछे चला जाएगा। ये आ गया करंट का एक्सप्रेशन। एंड नाउ देखो आप चेक करो कि ये भी साइन का फंक्शन हो गया, साइन का फंक्शन ये भी है, इसके अलावा नेगेटिव भी यहां पर नहीं है बाहर, तो नेगेटिव वहां पर भी नहीं था। नाउ वी कैन कंपेयर। तो देखो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, करंट का जो फंक्शन है ये भी सही है, नो डाउट। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अभी इन दोनों को अपन कंपेयर नहीं कर पाएंगे। फेज क्या है वो अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, किसका फेज कितना है, कौन आगे कर रहा है, कौन ना पीछे चल रहा है फेज में। तो कंपेरेटेबल करने के लिए वी आर डूइंग सम थिंग्स, कि यहाँ पे पहले मैंने इस नेगेटिव को पहले मैंने कोस को साइन में लेके आया, तो कोस है ना थीटा जो होता है इतना होता है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके मैंने इसको ये लिख दिया। इसके बाद में इस माइनस को भी यहां से है ना गायब करने के लिए है ना इसको मैं इस नियम से यहां पे आ गया। अब देखो इसमें आप आगे, अब देखो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि जैसे अपन एक काम करें कि I इक्वल टू जो होता है जनरल इक्वेशन है ना, I इक्वल टू होता है आई नोट समथिंग साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब कि बेसिकली यहां पर ये जो चीज है वो है आई नोट। वो क्या है आपका, आई नोट है, मैक्सिमम करंट है, ये है आई नोट, है ना। देखो आई के आगे यहाँ पे आई नोट ही आएगा, फिक्स बात है ना। तो ये जो चीज आपको दिख रही है दैट इज इक्वल टू आई नोट, तो इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं, और यहां से वी कैन राइट दैट आई नोट विल बी इक्वल टू ई नोट बाई एल ओमेगा। आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल ओमेगा। और देखो अब इतना कर लिया आपने, ये आई नोट बनेगा सब कुछ। ये अब आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू वहां से कितना आएगा, V अपॉन आर। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप ओम्स लॉ से कंपेयर करो। आप ओम्स होता है I इक्वल टू V अपॉन आर, मतलब कि ये जो चीज दिख रही है आपको अपॉन में एल ओमेगा, बेसिकली ये एक तरह का रेजिस्टेंस आ गया। I इक्वल टू V अपॉन आर होता है, तो I तो यहां पर है, V भी यहां पर है, वोल्टेज ये, बट ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं किससे है ना सिमिलर है, किससे मैच कर रही है, तो ये मैच कर रही है रेजिस्टेंस से। मतलब कि इस सर्किट में जो आपका इंडक्टर है ये, वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वो कितना अपोज कर रहा है, तो वो अपना बोलेंगे उसको अपन L इंटू ओमेगा, L इंटू ओमेगा, है ना। तो यहां पे आप लिख लो बोले कि बाई कंपेयरिंग है ना विथ ओम्स लॉ, है ना, ये जो एल ओमेगा है वो आर है। और बेसिकली यहां पर अपन रेजिस्टेंस को आर नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस को अपन आर कहां बोलते हैं, इन केस ऑफ रजिस्टर, है ना। बट यहां पर इंडक्टर है तो है तो एक तरह का ऑपोजिशन ही, बट इसको अपन यहां डिनोट करेंगे XL से। L स्टैंड फॉर इंडक्टर, तो XL जो है वो अपना आ जाएगा L इंटू ओमेगा, और इस XL का यहां पर नाम रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसको अपन बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, ये इसका नाम होगा। अब यहां तक तो आप कर लो, क्योंकि मेरा बोर्ड में स्पेस आगे है नहीं इसमें। एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सुनना इसको ना, और उसके बाद में आपको इसको नोट करना होगा। बाद में मैं इसको इरेज करूंगा यहां से, और इसको मैं आगे इसको ना प्रोसीड करूंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने एक काम किया कि मैंने एक इंडक्टर ले लिया सर्किट में। अब ये प्योर इंडक्टर है, मतलब कि यहाँ पे इंडक्टर ही होगा, ना तो कैपेसिटर होगा ना ही कोई रेजिस्टेंस होगा। एल उसका अपन इंडक्टेंस मान ली। इसके बाद में जो सोर्स का वोल्टेज है वो ऐसा दे रखा है आपको, एसी वोल्टेज है। अब जब एसी वोल्टेज ऐसा है तो उस टाइम पर जो करंट है वो कैसा आएगा वो आपको जानना है। इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ करंट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिराइव द रिलेशन ऑफ करंट ऑन टाइम, है ना। आई का टाइम पे
है ना, रिलेशन क्या होता है अपन निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अब उसको फाइंड करने के लिए वी आर डूइंग KVL, वी आर, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम KVL। तो KVL लगाया मैंने यहाँ से यहाँ पर, है ना, KVL ना लूप के क्रॉस जाके आएंगे अपन, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का जो अलजेब्रिक सम है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ गया तो वोल्टेज मुझे इतना मिला, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया तो मुझे वोल्टेज इतना मिला, वापस से वहीं आ गया, देन दिस विल बी इक्वल टू 0। इससे बाद में मैं यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद में मैंने DI को अलग कर लिया और DT को अलग कर दिया। ये काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो चीजें वेरिएबल है, टाइम और करंट। अब इसके बाद में DI यहाँ रखा मैंने और इस E को मैंने रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से, क्योंकि E का वैल्यू क्या होता है किसी टाइम पर इतना होता है, तो ये यहाँ रख दिया मैंने। इसके बाद में इस एक्सप्रेशन में ये चीज जो है कॉन्स्टेंट है, तो जो भी कॉन्स्टेंट होता है दैट कैन टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, तो इसको भी बाहर ले आया, अंदर लिया जाएगा। इसके बाद में DI का जो हो गया इंटीग्रेशन वो हो जाएगा I1 के रेस्पेक्ट में ना, और इसका जो होगा इंटीग्रेशन वो हो जाएगा इस टाइप का, है ना, साइन KX का जो होता है इंटीग्रेशन, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ ना कहीं साइड में ना, यहाँ पर कर दूंगा कि साइन KX का जो होता है इंटीग्रेशन वो होता है कोस KX नेगेटिव का अपॉन में x का कोफिशिएंट मतलब कि तो यहां से, है ना, यहां जो अपन आ रहे हैं वो इससे अपन आ रहे हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपन यहां से यहां प्रोसीड हो गई। इसके बाद में अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए, ये यदि फंक्शन साइन का है तो कैसे भी करके करंट को भी मुझे साइन के फंक्शन में लेके आना पड़ेगा, साइन, है ना, साइनोसोडियल है ना, तो साइन में लेके आने के लिए कोस थीटा इतना होता है, तो वो यूज करके मैंने इसको ये लिख दिया। अब इस नेगेटिव को भी स्किप करने के लिए, यहां से गायब करने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला काम में लिया और उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये आ गया करंट का एक्सप्रेशन, मतलब कि यदि वोल्टेज इतना है तो उसी टाइम पे करंट ऐसा होगा, करंट क्या होगा, इस टाइप का होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को देख के अपन बहुत सारी चीजें अपन यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पहला पार्ट अपन ने किया कि इस सर्किट का अपोजिशन कितना होगा, कि जो इंडक्टर है वो इस सर्किट में वोल्टेज को, करंट को कितना अपोज कर रहा है, करंट को कितना अपोज कर रहा है। अब वो चीज निकालने के लिए देखो I के यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल में I0 आएगा, मतलब कि ये जो चीज दिख रही है आपको दैट इज, है ना, बेसिकली I0। तो I0 हो गया E0 अपॉन L ओमेगा। इसके बाद में इस फॉर्मूले को मैंने कंपेयर कर लिया ओम्स लॉ से, और ओम्स लॉ में I इक्वल टू V अपॉन R होता है, मतलब कि दिस इज टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, दिस इज टाइप ऑफ रेजिस्टेंस या अपोजिशन। तो यहां पर उस चीज को अपन R से नहीं बताएंगे अपन, वो होता है XL। तो XL इज द अपोजिशन इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, कि जब ओनली इंडक्टर है तो वो उस AC करंट को कितना अपोज कर रहा है, तो वो अपोज करता है L इंटू ओमेगा के बराबर, L इंटू ओमेगा के बराबर। इस XL को अपन बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL इज नॉट रेजिस्टेंस, दिस इज टाइप ऑफ रेजिस्टेंस या सिमिलर टू रेजिस्टेंस, बट ये इसको अपन R से नहीं बताएंगे, इसको अपन बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड दैट इज इक्वल टू L ओमेगा, दैट इज इक्वल टू L ओमेगा। इसको आप अब नोट कर ले एक बार के लिए, बहुत सारी बातें अपन यहाँ पर ना और भी करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद में मैं इसको यहां से गायब कर रहा हूं, चीज को ना यहां से इसको मैं गायब कर रहा हूं, है ना, एक बार के लिए इसको पूरे गायब कर रहा हूं। है ना, डायग्राम को मैं यहां ड्रॉ कर दूं ना, ये ठीक है। यहां पर इंडक्टर मान लो आप, ये L है और ये AC सोर्स है, AC सोर्स है ये, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, है ना, और इसमें जो ये इंडक्टर है वो कितना अपोज कर रहा है, तो उस अपोजिशन को हम बोलते हैं XL। तो जो XL का वैल्यू है वो अपना आ गया L इंटू ओमेगा, ठीक है ना, L इंटू ओमेगा। अच्छा, अब देखो यहां से दो बातें अपन और कर सकते हैं यहां से, कि जैसे अपन बात करें कि DC के लिए, फॉर DC डायरेक्ट करंट, DC करंट, तो DC करंट के टाइम पर जो इंडक्टर है वो कितना अपोज करता है। तो देखो इसमें DC करंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि DC करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है 0। DC करंट का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, वो कांस्टेंट होता है हमेशा, वो चेंज नहीं होता है। तो DC करंट का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो देखो XL इक्वल टू होता है L ओमेगा, और ओमेगा होता है 2 पाई f। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए पहले से ही, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। बेसिकली ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड f इज सिंपल फ्रीक्वेंसी।
अब यदि डीसी के लिए एफ का वैल्यू 0 है तो एक्सएल कितना होगा, 0 होगा। बट किसके लिए, ओनली डीसी के लिए। न्यूमेरिकल्स में ये आपके सवाल ना पूछ सकता है आपसे कि डीसी करंट को जो इंडक्टर है वो कितना अपोज करता है, तो डीसी करंट को इंडक्टर कुछ भी अपोज नहीं करता है, क्योंकि उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कितना आ गया आपका, 0 आ गया डीसी के लिए। एसी में तो होता है एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा, जितना उसका फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करता है। तो यदि आपसे पूछे में, है ना, ये डीसी के लिए है। अब देखो ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड ओमेगा, एक्सएल एंड एफ मान लो आप, एक्सएल एंड एफ। अब देखो एक्सएल में मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस में और सोर्स की फ्रीक्वेंसी में ग्राफ कैसा होगा, तो यहां से आप देख पा रहे हो कि जो एक्सएल है वो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सएल का जो वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर यदि अपन फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को अपन हाई करेंगे, तो उस केस में जो अपोजिशन है इसका, करंट को अपोजिशन, वो भी बढ़ जाएगा। तो एक्सएल में और जो एफ में ग्राफ बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। एक्सएल में एफ में जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, ऐसा बनेगा। और ये ग्राफ मैंने कोई आपको रटवाया नहीं है, वो यहां से मालूम पड़ रहा है कि एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ, और प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ ना ऐसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन टाइप के ना। इतना कर लिया आपने। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें कि इसमें वोल्टेज में और करंट में, देखो मेन जो इक्वेशन है आपकी तो ये वाली है जो गिवन है, और एक ये जो अपन ने फाइंड कर ली। तो इन दोनों को आप ऑब्जर्व करके ये बताओ मुझे कि कौन किस फेज में है। तो किसी टाइम टी पर जो वोल्टेज है वो ओमेगा टी फेज में है, ये होता है फेज, ओमेगा टी फेज में। तो उसी टाइम टी पर करंट किस फेज में है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 फेज में है। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि जो करंट है वो पाई बाई 2 फेज पीछे है, लैग कर रहा है, बिहाइंड है। तो आप यहां पर नोट कर लेना, मैं लिखवा रहा हूं आपको इनको देख के कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, है ना, करंट इज बिहाइंड पाई बाई 2 फेज, है ना, विथ वोल्टेज, विथ वोल्टेज। ये भी पॉइंट काम का है, इसको भी आप याद कर लेना। तो एक पॉइंट ये वाला काम का यहां से आया था जो अपन ने कंपेयर कर लिया था यहां से, फिर मैंने ग्राफ बनाया, सेकंड पॉइंट ये आ गया। थर्ड पॉइंट है कि कितना फेज का डिफरेंस है ना। तो यदि आपसे ये पूछे कि फेज का डिफरेंस कितना है, कि कौन किस फेज में है, तो देखो आप, इसका फेज है समथिंग ओमेगा टी, इसका फेज है इतना, तो फेज का डिफरेंस कितना हुआ, पाई बाई 2 के बराबर। और आपसे ये पूछ सकता है इसमें कि कौन कितना आगे है, तो वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है, एक ही बात है। या तो आप ये बोल दो कि वोल्टेज पाई बाई 2 आगे है, या आप ये बोल दो कि जो करंट है वो पाई बाई 2 पीछे, एक ही बात है ना। ओके, अब इसके बाद में अब देखो इसके बाद में अपन बात करेंगे इनके ग्राफ के बारे में। तो एक बार के लिए फिर से आप है ना इसको नोट कर लिया। आप नोट करने का ऑर्डर आपको ध्यान होगा, मैंने यहां से कुछ इरेज कर दिया तो वो आपने नोट कर लिया होगा पहले ही, क्योंकि मेरे पास में बोर्ड पे स्पेस काफी कम है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको ना। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। अब मैं बनाऊंगा डायग्राम, कुछ ग्राफ बनाऊंगा मैं। एक ग्राफ बनेगा साइनोसोडियल ग्राफ, साइनोसोडियल ग्राफ वोल्टेज के लिए और करंट के लिए, और एक बार बनेगा फेजर ग्राफ, फेजर ग्राफ दोनों के लिए। ठीक है ना, तो ये आप नोट करें, आगे अपन मूव करेंगे इसमें, है ना। साइनोसोडियल ग्राफ, साइनोसोडियल ग्राफ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसे मान लो कि मैं एक काम करूं कि यहां पर ये टाइम का एक्सिस मान लो आप, और यहां पर वोल्टेज भी मान लो, और यहां पे आप करंट भी मान लो, आई मान लो। दोनों चीजों को जो वेरिएशन है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, एक के ऊपर ही, है ना। तो जैसे अपन बात करें ई के बारे में, तो ई का जो फंक्शन बनेगा, ग्राफ बनेगा, दैट इज टाइप ऑफ साइन ग्राफ। और साइन का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ऐसा बनेगा, आगे बनेगा, बट इतना स्पेस नहीं है ना। ठीक है, इतने आप मान जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी उसी की कॉरस्पॉन्डिंग, अच्छा ये टी बाई 2 टी है, ये टी बाई 2 है, ठीक है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं। इसमें ये कंप्लीट टाइम इंटरवल है ना, और ये है हाफ टाइम इंटरवल, है ना, टाइम पीरियड। अब आपको बनाना है कि करंट का ग्राफ, देखो ये ग्राफ है ई का, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ना, ये ग्राफ है ई का। अब इसी के ऊपर बनाओ कि जो करंट का ग्राफ कैसा है। तो करंट का ग्राफ बनाने के लिए आपको ये वाला जो रिलेशन का काम जाना पड़ेगा, ये वाला,
अच्छा देखो ग्राफ को बनाने के लिए आप एक और काम करो, आप याद करो कि स्टार्टिंग में क्या आया था, स्टार्टिंग में आया था आई इक्वल टू समथिंग ये माइनस में कोस ओमेगा टी, हालांकि वो यहां से इरेज कर दिया मैंने, है ना, यहां लिखो भले आप, यहां लिखा हुआ था पहले कि आई इक्वल टू अपना आया था आई नॉट कोस ओमेगा टी और यहां पे नेगेटिव भी आया था। अब इसमें भी ये ग्राफ यदि किसी को पता हो कि भले ग्राफ आप यहां से बनाओ करंट का, भले आप यहां से बनाओ, बट ग्राफ के टाइम पे यदि आप यहां से सोच पा रहे हो तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए भी। तो ग्राफ बनेगा कोस ओमेगा टी का नेगेटिव। अब कोस वाला ग्राफ जो होता है कोस का, वो यहां से स्टार्ट होता है और ऐसे आता है, बट ये उसका नेगेटिव भी है, तो ग्राफ उस ग्राफ का आप उल्टा बनाओ आप, तो इसका ग्राफ बनेगा, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा यहां से ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ है करंट का। कोस ओमेगा टी यदि ओनली होता तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है ऐसे से, बट कोस ओमेगा टी नहीं है, नेगेटिव ऑफ कोस ओमेगा टी है, तो नेगेटिव को आपने उल्टा कर दिया उसको, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट, है ना। और इन ग्राफ से फेज चेक करना काफी मुश्किल होता है, बट यदि आप यहां से देखो ना कि फेज कौन किस में है, फेज का डिफरेंस कितना है, तो दैट विल बी मोर इजियर। बट फिर भी ग्राफ बनाना या ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन में आपको ना बोल सकता है कि ग्राफ बनाओ आप, ठीक है। देखो इसमें आप, तो ये ग्राफ बनाया अपन ने इसका ना ई का और आई का, ठीक है, नोट करो इसको आप। और लास्ट में अपन बनाएंगे एक और ग्राफ, ठीक है, लास्ट में अपन बनाएंगे इसमें फेजर ग्राफ। अब यार मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एडवाइस करूंगा कि जितना मैं लिखवा रहा हूं आपको, वो आप ऑन स्पॉट हाथों हाथ आप उसको उतार लो आप, क्योंकि वरना तो आपको है ना कंफ्यूज आप यहां पे हो जाओगे कि सर कौन सा कहां उतारना है ना। ओके ठीक है ना, ओके ऐसा है। अब देखो ये तो होता है साइनोसोडियल ग्राफ, अब बना रहा हूं मैं फेजर ग्राफ, है ना, ओनली किसके लिए, इंडक्टर के लिए। फेजर क्या होता है कि एक वेक्टर की फॉर्म में बताना, कि वेक्टर की फॉर्म में आपको ये मालूम पड़े कि कौन किस फेज में है ना। तो यहां से बेसिकली जो फेज का आइडिया आपको हो जाएगा। तो ऐसे मान लो कि ठीक है, अब पहले आप बनाओ उसका, देखो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इसका फेज कितना है, ओमेगा टी है, तो आप एक एंगल ले जिसका वैल्यू कितना हो, ओमेगा टी हो, और ये जो वेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग ई नॉट। फेजर जो वेक्टर होता है वो हमेशा पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मान लिया कि आपने किसी टाइम पर जो आपका वोल्टेज है वो ओमेगा टी फेज में है, ठीक है। अब इसी के ऊपर आप ये बनाओ आप कि करंट कहां पर है, तो आपको मैंने अभी लिखवाया था कि जो करंट आया था अपना आई इक्वल टू आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, वो यहां लिखवाया था मैंने आपको ना। अब देखो आपकी इसमें मालूम पड़ रहा है कि जो करंट जो है वो पाई बाई टू पीछे है, मतलब कि डाउनवर्ड। तो यहां पे आप बनाओ करंट का वेक्टर, ये वेक्टर आई नॉट का है, और अभी देखो कि ये जो करंट है वो वोल्टेज के रिगार्डिंग, वोल्टेज के कंपैरेटिवली पाई बाई टू पीछे है, तो ये एंगल जो होगा दैट शुड बी पाई बाई टू। जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है दैट शुड बी वेरी करेक्ट, है ना। तो यदि मैंने वोल्टेज को यहां दिखाया है, तो अब करंट को दिखाओ आप इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो करंट उससे पाई बाई टू पीछे है। देखो ये अपना ग्राफ बनेगा, इसको अपन बोलते हैं फेजर ग्राफ। अब देखो यदि आपको मैं ग्राफ ही देता है, तो ग्राफ को देख के आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि करंट पीछे है पाई बाई टू और वोल्टेज आगे है, बट कौन से सर्किट के लिए, प्योर एल के लिए। तो दिस इज कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, इसके लिए, है ना। तो ये भी आप याद कर लेना। मैं देखो यहां से रिपीट कर रहा हूं दोबारा से कि एक्सएल ये आ गया था, एक्सएल को अपन यहां बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और अपने माइंड में सेट रखे इस चीज को आप कि एक्सएल इज टाइप ऑफ अपोजिशन, कि ये जो करंट है, जो इंडक्टर है वो करंट को कितना अपोज कर रहा है, तो वो करेगा एल इंटू ओमेगा, जितना अपोज करेगा। तो एक्सएल बेसिकली ओम में आएगा, OHM, क्योंकि है ये अपोजिशन ही है। डीसी की बात करें अपन डायरेक्ट करंट के बारे में, तो डीसी के लिए F0 होता है, तो F0 होने की वजह से एक्सएल कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां से आप ये बात भी ध्यान रखिए कि डीसी करंट को बिल्कुल भी अपोज नहीं करता है। डीसी करंट जितना फ्लो हो रहा है उतना ही फ्लो होगा, बट एसी को अपोज करता है कुछ इतना। वापस से मैं एसी पे आ गया और मैंने ग्राफ बनाया।
एक्स एल और एफ के बीच में, तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन जो अपने को यहां से मालूम पड़ रहा है। इसके बाद में मैंने फेज चेक किया तो ये करंट इतना है, करंट का फेज ये है और वोल्टेज का फेज ये है, तो यहां देख के मुझे मालूम पड़ रहा है कि करंट जो है कुछ पीछे है, π/2 फेज से पीछे है, वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। उसके बाद में ये काम अपन हर बार ही करते आ रहे हैं। आप याद करो कि जब आपने प्योर आर पढ़ा था, जब आपने प्योर सी पढ़ लिया, हर बार आपने ये काम किए होंगे, दो ग्राफ बनाते हैं अपन। तो यहां भी अपने ग्राफ बनाया, एक कौन सा साइनोसोडियल, एक कौन सा फेजर। अब इसमें अपन ये साइन की फॉर्म में अपन दिखाएंगे इनको। तो ई और आई को मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ कर रहा हूं, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ई और टी का जो ग्राफ है वो यहां से बनेगा, इसको देख के कैसा बनेगा, साइन टाइप का, साइन वाला ग्राफ बना दिया मैंने यहां पर। और आई और टी का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा नेगेटिव कोस टाइप का, नेगेटिव ऑफ कोस, तो वो ग्राफ ऐसा आता है। बेसिकली ये कुछ मैथमेटिक्स है ना, वो आपको आनी चाहिए। अब इसके अलावा मैंने एक और ग्राफ बनाया, वो होता है फेजर ग्राफ। फेजर ग्राफ इसमें अपन उनको वेक्टर से शो करते हैं, वेक्टर से। तो ये मान लो कि ई नोट है जो कि ओमेगा टी फेज में है किसी टाइम पर, तो उसी टाइम पे करंट कितने फेज में है, उससे π/2 पीछे, ये ठीक है। इतना आप नोट करें। इसमें आगे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा न्यूमेरिकल, हाँ ठीक है। अच्छा, ये थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो गया है इसका। अब एक अपन न्यूमेरिकल यहां पे करेंगे। तो न्यूमेरिकल में आप लिखो, आप न्यूमेरिकल ना, a pure inductor of 25 मिली, है ना, मैं लिखा हूं आपको ना, a pure inductor of 25 milli Henry is connected to AC source of 200 volt of 220 volt, है ना। आगे आपको बोल रखा है कि what will be its reactance, है ना, what find reactance, ये आपको निकालना है इसमें, find reactance। एंड आपको ये भी दे रखा है इसमें कि फाइंड रिएक्टेंस एंड RMS करंट क्या होगा, IRMS इफ फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ये भी गिवन है आपको। ये क्वेश्चन है कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है जिसका जो इंडक्टेंस है वो 25 मिली हेनरी है, उसको मैंने एक सोर्स से ऐड कर दिया जो कि AC टाइप का है। सोर्स का जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। तो आपको अब ये निकालना है कि रिएक्टेंस क्या होगा, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, और उसमें IRMS करंट का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। चलो पहले अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं। अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना आपको। पहली बात तो सर्किट में क्वेश्चन में प्योर L है, प्योर इंडक्टर है ना, बोल रखा आपको। तो प्योर इंडक्टर वाले टाइम पे जो रिएक्टेंस होती है वो होती है XL एंड दिस इज इक्वल टू L ओमेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो L का वैल्यू होता है, L मतलब कि इंडक्टेंस, एंड दैट इज गिवन 25 मिली हेनरी। बट ये मिली यहाँ पे जो है प्रीफिक्स है, तो 25 और 1 मिली होता है 10 टू पावर -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ L इंडक्टेंस इन SI सिस्टम। इनटू बात करें ओमेगा के बारे में, तो ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू एफ, और एफ इज अगेन गिवन 50, एफ इज गिवन 50। इसको आप सॉल्व कर ले एक बार के लिए, ये आपका आएगा इतना आएगा, इतना रहेगा, है ना। इसको आप सोल्व कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा ओम के अंदर, क्योंकि इंडक्टेंस इज टाइप ऑफ अपोजिशन, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये लो है ओम में आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट अपन ने कर लिया। सेकंड पार्ट अपन करें कि IRMS कितना होगा, IRMS कितना होगा। तो देखो जैसे आपको पता है कि V इक्वल टू IR होता है। अब V को इस चैप्टर में अपन जनरली E बोलते हैं, तो E इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R, बट R को इस टॉपिक में अपन XL बोलते हैं, तो E इक्वल टू क्या हो गया आपका I इंटू XL, है ना। V इक्वल टू IR टाइप का ही ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। V को यहाँ इस चैप्टर में अपन E बोलते हैं, I को तो I बोलते आए हैं, और R को XL बोलेंगे यहाँ पर।
अब देखो आपको आरएमएस करंट निकालना है, तो यहां पर भी वोल्टेज भी कैसा आरएमएस और करंट भी कैसा आरएमएस। यदि आपको पीक करंट निकालना होता तो यहां पर भी पीक आता, यहां पर भी पीक ही आता, बट आपको आरएमएस की बात कर रहे हैं तो आई आरएमएस जो है वो हो जाएगा ई आरएमएस अपॉन एक्सएल, अपॉन एक्सएल। और ई आरएमएस है दैट इज गिवन 220 वोल्ट। जब तक भी वोल्टेज के बारे में, जब तक वोल्टेज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं हो कि ये पीक वोल्टेज है या एवरेज वोल्टेज है या आरएमएस वोल्टेज है, यदि कुछ भी गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपको उसको आरएमएस ही मानना होता है। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज बोल रखी है आपको सिंपल 220 वोल्ट, तो ये कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है यहाँ पर, तो क्या मानना पड़ेगा इसको आपको आरएमएस, बट इट मींस की आरएमएस वोल्टेज ये। तो ई आरएमएस इज गिवन 220 और अपॉन में एक्सएल ये रहा 125 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻⁻²। इसको आप सॉल्व कर लेना, दैट विल बी इक्वल टू आई आरएमएस, और ये करंट निकाला है आपने तो ये एम्पियर में आएगा। दोनों पार्ट आपने कर लिए न्यूमेरिकल के, है ना। इसमें आपसे ये और पूछ सकता था कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, तो वो देखो आसान है कि प्योर इंडक्टर सर्किट है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो फेज का डिफरेंस है वो π/2 होता है ना। ठीक है, ये उतार लिया आप दोनों पार्ट इसके, और अपन एक और इसमें क्वेश्चन करेंगे ना। ठीक है, देखो इसमें आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली डीसी का है ना, एसी का नहीं है, डीसी का है। बट उसके एक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आज पढ़ लिया, एक तो अपन ने आज पढ़ा है कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर एक इंडक्टर है, उसका जो इंडक्टेंस है वो है 2 हेनरी, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और वो मान लो आपका है 4 ओम, और एक यहाँ पे बैटरी है जो डीसी बैटरी है, डीसी वोल्टेज है, और ये बैटरी मान लो आप लेट्स सपोज 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, है ना, ऐसा मान लिया अपन ने। ठीक है, अब देखो आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट, है ना। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो क्वेश्चन है वो डीसी का है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो डीसी वोल्टेज है, डीसी सोर्स का जो है सिंबल ये होता है इस टाइप का। अब आपको करंट निकालना है। अब जैसे आप याद करो कि जहां आपने पढ़ा था डीसी के बारे में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो वहां पर ओनली आर आ रहा था बार बार, यहाँ पर एल भी आ गया। अब ये एल जो है उसको अपन कैसे यहाँ पे डील करें अपन, है ना, कि डीसी के टाइम पे एल को अपन ऐसा कैसे डील करेंगे। तो मैंने आपको आज ही लिखवाया था कि जो इंडक्टर होता है वो डीसी को बिल्कुल भी अपोज नहीं करता है, क्योंकि एक्स एल जो आएगा इंडक्टेंस रिएक्टेंस जो आती है इसकी वो एल इंटू ओमेगा होती है, बट ओमेगा क्या होता है डीसी के लिए 0 होता है, तो एक्सएल कितना इसमें आएगा 0 आ जाएगा, मतलब कि इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। दिस इज बिहेविंग लाइक ए सिंपल प्लेन वायर, ना अपोज कर रहा है ना सपोर्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप ये मान लो कि ये है ही नहीं, ओनली एक सिंपल वायर है, क्योंकि इसका तो कोई रोल नहीं होगा इसके अंदर, डीसी के टाइम पर ये कुछ भी रोल प्ले नहीं करता है। ये ओनली दिक्कत कहाँ क्रिएट करता है, टाइम एसी के टाइम पर, एसी के टाइम पर। तो इस सर्किट का जो इफेक्टिव सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट है, वो आपका ये बन सकता है ऐसा, एक ही बात है दोनों सर्किट, 4 ओम यहाँ पर है और बाकी 12 वोल्ट की बैटरी भी है, 12 वोल्ट की बैटरी भी, क्योंकि ये जो यहाँ पर इंडक्टर था वो अपने गायब कर दिया, क्योंकि इंडक्टर जो होता है डीसी को अपोज नहीं करता है। अब निकाल लो आराम से आप, V इक्वल टू आई आर से, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन आर। V बोल रखा है 12 वोल्ट और R बोल रखा है 4 ओम, दिस विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर। ये लो भाई, ये करंट आ गया, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्वेश्चन जो था वो डीसी और एसी का मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है वो एसी वाला ये काम में आया अपने को कि जो इंडक्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है टाइम ऑफ डीसी के टाइम पर 0 होता है ना। एसी के टाइम पर वो अपोज करता है अपने हिसाब से, बट डीसी को बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसका अपोजिशन 0 कर दिया मैंने, मतलब कि ये सिंपल वायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैंने इसको हटाया यहाँ से और एक सिंपल वायर जोड़ दिया। अब देख लो आराम से आप, V इक्वल टू आई आर से आई निकाल लिया अपन ने। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं अपन आर एल सर्किट की। देखो नेक्स्ट टाइम पर आर और जो एल है रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों साथ में आएंगे। फिर अपन पढ़ेंगे आर सी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे आर एल सी। तो 3 सर्किट आपके और बाकी रह गए, आर एल, आर सी और आर एल सी, है ना। एल सी आर बोल दो या आर एल सी बोल दो आप। 3 तो पढ़ लिया आपने, प्योर आर पढ़ लिया अपन ने,
प्योर सी पढ़ लिया आपने एंड प्योर एल पढ़ लिया आपने। अब 3 और रह गए, वो तीनों में जो एसी वोल्टेज है वो कैसे बिहेव करेगी वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, ओके।